इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनावी प्रचार में एक साथ दिखेंगे सीएम और डिप्टी सीएम। बड़ौदा के 5 गांवों में साथ प्रचार करेंगे दोनों नेता। साझा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए मांगेंगे वोट। सुबह 10:30 बजे राजघराना से शुरू होगा चुनाव प्रचार। शाम 5 बजे भैंसवाल में आज भी आखिरी जनसभा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। चुनावी प्रचार में एक साथ दिखेंगे सीएम। ये बड़ी खबर, बड़ौदा के 5 गांवों में साथ प्रचार करेंगे दोनों नेता। साझा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए मांगेंगे वोट। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सीएम और डिप्टी सीएम ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज दोनों ही नेता बड़ौदा के कई गांवों में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी और जेजेपी के साझा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए वोट भी मांगेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले सुबह 10:30 बजे गोहाना से राजघराना में बने बीजेपी जेजेपी के चुनावी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली जाएगी। उसके बाद चुनावी प्रचार को शुरू किया जाएगा। दोपहर 11:30 बजे मुडलाना में प्रचार होगा और उसके बाद दोपहर 1 बजे शामली में सीएम और डिप्टी सीएम प्रचार करेंगे। इसके बाद शाम 3:30 बजे भैंसवाल में और शाम 5 बजे जसराना में चुनाव प्रचार होगा। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। तमाम तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो सीट पर आखिर जीत किस तरीके से हासिल की जाए, जीत किस तरीके से हो और इस सीट पर फतह हासिल कैसे हो, इसको लेकर कई दिनों से, कई महीनों से लगातार रणनीति बनाई जा रही है। योगेश्वर दत्त के समर्थन में ये चुनाव प्रचार किया जा रहा है। साझा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए वोट मांगे जाएंगे। आपको जानकारी दें, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों साथ मिलकर अब चुनाव प्रचार करेंगे। इस चुनावी रण में सीएम डिप्टी सीएम कूद चुके हैं और सबका यही कहना है कि योगेश्वर दत्त जल्द से जल्द जीते। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक, अगर हम बात करें तो बड़ौदा सीट पर उपचुनाव होने जा रही है और अगर तमाम तस्वीरों को देखा जाए तो अब बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है, जो लगातार हम देख रहे हैं, चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। ऐसे में जब सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ होते हैं तो अब तस्वीरें कुछ और देखने को मिलेंगी और कहीं न कहीं योगेश्वर दत्त के हौसले और भी मजबूत होंगे। समय है चुनाव प्रचार का। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें या फिर निर्दलीय उम्मीदवार, पूरे जोर शोर के साथ चुनाव मैदान में है। और बीजेपी में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज दोनों एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ देर के बाद जो है गोहाना पहुंचेंगे। उसके बाद बड़ौदा में, सबसे पहले गोहाना में राजघराना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक कार्यक्रम है जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे जो लोग चुनावी ड्यूटी में लगे हुए थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रचार कार्यक्रमों के लिए रवाना होंगे। अगर आज की बात की जाए तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों एक साथ क्योंकि एक मंच पर नजर आएंगे और उनके कार्यक्रम मुंडलाना, शामली, भैंसवान, जसराना गांव में कई ऐसी जनसभाएं हैं जहां पर वो संबोधित करेंगे। हमने देखा कि मुख्यमंत्री इससे पहले 29 तारीख को भी आए थे। उन्होंने बड़ौदा में तकरीबन 5 जनसभाओं को संबोधित करा। कई जगह चाय के कार्यक्रम में भी गए थे। उसके बाद आज मुख्यमंत्री जो है 29 बाद आज आएंगे और उसके साथ उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। 29 को भी दिग्विजय चौटाला साथ थे और कल का दिन हम बात करें तो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों को संबोधित किया क्योंकि अंतिम दौर में ऐसे में प्रयास है कि हर मतदाता तक अपनी बात पहुंचा सके। और कल अंतिम दिन है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के नेता भी, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, भूपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर अगर बात करें दीपेंद्र हुड्डा जो है आज बुटाना में, इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुंडूपाना में, अनाज मंडी में और कथुरा में जो है कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। ऐसे में दीपक, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं
तमाम प्रत्याशियों को लेकर तमाम चर्चाएं यहां पर हो रही हैं। अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर खासतौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में जब चुनाव प्रचार को लेकर बात की जाए, जब मंच पर तमाम नेता जाते हैं तो कहीं ना कहीं बयानबाजियां जो है वो काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल, जब चुनावी मुद्दा आता है तो एक दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर निशाना साधना, जहां कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है क्योंकि भाजपा की प्रदेश और केंद्र में सरकार है, सरकार की कमियां गिनवाने की बात कर रही है, बड़ौदा में अनदेखी की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी के अगर नेताओं की बात की जाए तो वो कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं, किसानों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, बड़ौदा की अनदेखी की बात कर रहे हैं उनके 10 साल के समय में, ये तमाम बातें हैं। लेकिन इस मुद्दा शुरू तो हुआ था, अगर हम बड़ौदा के चुनावों की बात करें विकास के मुद्दे को लेकर के, लेकिन किसानों पर आकर के अब ये मुद्दा टिक गया। एमएसपी का सही हकदार कौन है, कौन किसानों तक सही मुद्दा पहुंचा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। पंजाब में भी उनका कहना है कि आज तक हरियाणा के बराबर पंजाब में मुआवजा नहीं दिया जाता किसानों को, आज तक दाम सही नहीं मिलते, राजस्थान में नहीं मिलते जहां कांग्रेस की सरकार है। ये बीजेपी कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पंजाब और राजस्थान में जो दाम देती है हरियाणा में उससे कई ज्यादा है दाम मिलना। और ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो किसानों से अनदेखी कर रही है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा एक है कि किसी तरीके से मतदाताओं को, क्योंकि बड़ौदा की बात की जाए तो 54 गांव है, 54 गांवों में सिमटा ये बड़ौदा है, और इस बड़ौदा में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने साथ जोड़ सके, इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं। और आज अगर बात करें, आज और कल 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार में, अंतिम दौर में तकरीबन 4 से 5 जनसभाएं आज रहेंगी और इसी तरीके से कल रहेंगी, और इसके बाद कहा जा सकता है कि ये जो प्रचार का जो दौर है खत्म हो जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं चाय पे चर्चा, आपसी मुलाकातें जरूर चलती रहेंगी, लेकिन जनसभाओं का प्रचार का ये दौर खत्म हो जाएगा और 3 तारीख को होगा मतदान, जिसके बाद ये तय होगा कि लोग जो है कांग्रेस की तरफ गए, कांग्रेस अपना गढ़ बचा सकी, या फिर बीजेपी ने इतिहास रच के बड़ौदा में कमल खिलाया। जी बिल्कुल, ऐसे में दीपक आपने जिक्र किया कृषि कानून का, जो कि ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि इस बार का जो चुनावी रण है इसमें कहीं ना कहीं किसान वर्ग एक अहम रोल निभाने वाले हैं। लेकिन हमने सुना भी था कि जब सीएम ने साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया था कि एमएसपी अगर खत्म होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कृषि कानून को लेकर लगातार बयानबाजियां यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन ऐसे में विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष सरकार ये तमाम वादे जो यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं उससे किसान वर्ग कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका खामियाजा आखिर कौन भुगतेगा, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये तमाम बातें, क्योंकि अब यहाँ पर किसानों का मुद्दा ही रह गया है। 54 गांव है और गांवों में ग्रामीण उनको लेकर के किस तरीके से अपनी ओर जोड़े, ये सबसे बड़ा एजेंडा आज तमाम राजनीतिक दलों के पास है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि एमएसपी के नाम पर ठगी हो रही है और 5 तारीख से जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएंगे। इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस अब किसानों के बीच जा रही है। उनका कहना है कि किसानों के साथ अनदेखी हो रही है, लाठीचार्ज हो रही है, तमाम बातें कांग्रेस ने कहकर बीजेपी पर, प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक ही बात कही, मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आंकड़ों के साथ चलते हैं। उन्होंने कहा कि वो आंकड़ों के साथ चलते हैं, पंजाब से कंपेयर किया जाए, राजस्थान से कंपेयर किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की गई, खत्म करने की कोशिश भी की गई तो इस्तीफा दे देंगे। उनका कहना है कि एमएसपी किसानों के लिए बहुत बेहतर है, इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। तो दोनों बातें अपनी अपनी तरफ है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि एमएसपी अगर बेहतर है तो इसके साथ में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाना होगा, ताकि यदि कोई इससे नीचे खरीद करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, सजा का प्रावधान हो। कांग्रेस का कहना है कि इस तरीके से एक कानून की और आवश्यकता है जिसको लेकर के वो आवाज उठा रहे हैं। दूसरा बीजेपी का कहना है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत किसानों को नहीं आने दी जाएगी। तो किसानों पर यह मुद्दा 54 जो अगर बात करें बड़ौदा विधानसभा में 54 गांव है, इन 54 गांवों में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी तो प्रयास कर रही है किसी तरीके से एक इतिहास रखने का, बड़ौदा में एक अमल खिलाने का, जो अब तक हालांकि बीजेपी कभी यहाँ जीती नहीं है, लेकिन इस बार प्रयास है, और कांग्रेस अपने गढ़ बचाने का। दोनों में ही एक कड़ा मुकाबला भी देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात किसान किसका साथ देते हैं, ये एक सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त दोनों ही दलों के सामने आ रही है। जी ठीक है दीपक, देखिए जिस तरीके से तमाम आपने जानकारी दी है, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं कमल खिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच में अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल की, तो उनकी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस का एक ऐसा वर्ग जो लगातार कई पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ जुड़कर तमाम जनता की सेवा कर रहा है, वो खासा नाराज दिख रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल, हालांकि अगर यहाँ बात करें एक बड़ा मुकाबला जो देखा जा रहा है यहाँ पर, एक तरफ तो बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, दूसरा कांग्रेस के इंदुराज नरवाल है। इंदुराज
यहाँ सबसे बड़ा मुकाबला अगर चेहरे के तौर पे बात की जाए तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। कांग्रेस पे भले इंदुराज दरवाल उम्मीदवार है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा सबसे ज्यादा जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं समर्थन भी दिख ही रहा है। रोड शो हमने देखे, कई ऐसे रोड शो कवर करे दीपेंद्र हुड्डा के कि बड़ी भीड़ भी नजर आई, काफी संख्या में लोग नजर आया, उत्साह नजर आया, कांग्रेस को समर्थन मिलता भी नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात भी यही है कि कांग्रेस इसे अपना गढ़ कहती है, विकास की बात करती है कि उनके समय में 10 साल में विकास हुआ और उसी के नाम पर 54 गांवों को 1,77,000 मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में कांग्रेस जुटी हुई है और उसी को लेकर के प्रयास है। इंदुराज के लगातार कई कार्यक्रम रहे और खासकर उनसे उसके साथ साथ सबसे बड़ी क्योंकि जिम्मेदारी दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उनके ऊपर है, तो उन्होंने भी कई कार्यक्रमों में यहाँ पर हिस्सा लिया, कई जनसभाएं यहाँ पर करी हैं। हालांकि समर्थन में बात की जाए तो कुमारी शैलजा जो कि प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष है वो भी आई है, उन्होंने भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। विवेक बंसल जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस के तमाम अगर बड़े चेहरे अलग और अन्य चेहरों की बात की जाए, चाहे हम यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कैप्टन अजय यादव की बात करें, और के नेता तो नजर नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ौदा में कांग्रेस का ये रण दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पर नजर आ रहा है, खासकर दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर केंद्रित, क्योंकि कई लगातार कार्यक्रम उनके चल रहे हैं। हालांकि ये कितनी मजबूती उनको इससे मिलती है ये 3 तारीख के बाद, लेकिन कहने की दावा जरूर है कांग्रेस का भी कि यहाँ पर फिर से एक बार जीत हासिल करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, ऐसे में अगर हम बात करें तो इस चुनावी रण में हर एक दिग्गज नेता कूद चुका है, तमाम वादे किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोग को लुभावन वादों से तमाम जनता को लुभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि क्या इस बार का चुनाव मुद्दों पर है या फिर अपनी साख को बचाना है? देखिए, दलों के सामने सबसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव नेताओं के बीच हो चुका है। एक तरफ तो सरकार है, सरकार के कामकाज और सरकार विकास की बात कर रही है, विकास के नाम पर वोट यहाँ पर मांग रही है और उम्मीदवार भी मजबूत है बीजेपी का योगेश्वर दत्त की अगर बात की जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और किलोई से रोहतक से सटी हुई इस बड़ौदा की सीट है, तो उनका गढ़ कहा जाता है। उन्होंने अपना इस गढ़ को बचाना है, अपने इस किले को बचाना है और अभी तक दावा भी वो ये कर रहे हैं कि मजबूती के साथ बचा पाएंगे। तो साख जरूर है, एक तरफ तो सरकार की साख जो विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की साख जो कि अपने गढ़ की बात करते हैं, अपने ग्रह की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो साख इन दो तरफ है। एक तरफ तो हालांकि अक्सर चुनाव देखे जाते हैं राजनीतिक दलों के बीच, यहाँ एक तरफ तो बीजेपी है प्रदेश की सरकार और दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा। भले ही कांग्रेस के नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी साख जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की साख की बात है। हालांकि अभी तक मुकाबला काफी कड़ा है, दोनों ही दल जो है कहीं ना कहीं मजबूती के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। लोगों को यह भी समझाना है, बीजेपी का वोटर काफी साइलेंट भी माना जाता है, ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहती है। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रमों में एक बड़ा उत्साह जो है, एक बड़ी भीड़, जगह जगह जोश जरूर नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल ये समीकरण अभी भी बन रहे हैं और कहीं ना कहीं अंतिम के ये 2 से 3 दिन कहे जाते हैं कि काफी अहम रहते हैं, जब मतदाता आपस में चर्चा करता है सबकी सुनने के बाद। क्योंकि गाँव में कोई भी है, सबका सम्मान जरूर होता है, सबका आदर जरूर होता है, लेकिन उसके बाद जब आपसी चर्चा गाँवों में होती है तो वो जरूर कहीं ना कहीं विचार करता है और एक साथ चलने की बात करता है। वो समीकरण कहाँ बैठता है, ये अंतिम 2 दिन की ओर लेके जाते हैं। ये कहीं ना कहीं इस पूरे चुनावी रण में इन दोनों ही नेताओं के दलों की साख पे कहीं ना कहीं निर्भर करता है। जी ठीक है दीपक, लेकिन अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की, जब पिछली बार चुनाव हुए तो हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से तमाम समीकरण की वजह से कौन जीता था और किस तरीके से कौन हार रहा था। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो महामारी का दौर चल रहा है, क्या लगता है इस महामारी के दौर में जब एक तरफ तमाम जनता को जागरूक किया जा रहा है वोट के लिए, वोट की अपील की जा रही है, क्या इस बार वोटिंग परसेंटेज में कमी होगी? देखिए, वोटिंग परसेंटेज में कमी का शुरुआत में कहीं ना कहीं ये संदेह जरूर था, क्योंकि जिस तरीके से महामारी का समय था, हालांकि अब धीरे धीरे सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे ये एक बड़ा चिंता का विषय था। लेकिन शहरी इलाकों में ये महामारी ज़्यादा देखी गई है, ग्रामीण इलाकों में इसको लेकर के असर काफ़ी कम नजर आया। लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता कहें या फिर ये इस तरह की समस्या, इस तरह के आंकड़े काफ़ी कम नजर आए और यही कारण है कि यहाँ पर अभी ऐसा कोरोना को लेकर के कुछ खास ऐसा नहीं है और कहीं ना कहीं आंकड़े सुधार भी है, लोगों में जागरूकता भी है, गाँव में एक दूरी भी है। लेकिन यही और एक कारण सबसे बड़ी बात है कि उत्साह, जितनी वोटिंग हम पिछले 1 साल पहले जो पूरी 90 विधानसभाओं पे चुनाव हुए थे, उस जितनी वोटिंग परसेंटेज थी, ये कहीं ना कहीं हम इस आकलन, इस चुनाव को जहाँ तक देखा कि ये लगा सकते हैं कि उससे ज़्यादा वोटिंग इस बार होएगी। भले ही ये महामारी से पूरा देश, पूरी दुनिया जूझी हो, लेकिन यहाँ लोगों में उत्साह है, चाहे वो बीजेपी को लेकर के, बीजेपी के समर्थकों में हो, चाहे कांग्रेस के समर्थकों में हो, चाहे इनेलो के समर्थकों में हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जरूर इस बार बढ़ सकती है। भले ही महामारी का दौर है, सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग ने, प्रशासन ने भी कड़े प्रबंध कर रखे हैं ताकि लोगों को
लंबी कतारों में न लगना पड़े, भीड़ इकट्ठी ना हो, बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, किस तरीके से वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था वहां पर की गई है, किसी ग्लव्स की बात की गई है, मास्क की बात की गई है, तमाम सुरक्षा के प्रबंध वहां पर किए गए। समय भी बढ़ाया गया है, जो मतदान का समय 5 या 6 हुआ करता था 7 बजे, तो कहना कि समय भी बढ़ाया गया है, बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो प्रयास प्रशासन के द्वारा भी और उत्साह लोगों में भी है, दलों में भी ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र तक पहुंच सके, अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। ये कहना कि प्रयास जो है तमाम तरफ से किया जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और अपने आप में बेहद दिलचस्प इस बार का चुनाव होने वाला है। आपको हर एक चीज तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आखिर क्या कुछ समीकरण है और कौन सा प्रत्याशी मजबूत है। फिलहाल वक्त है इस वक्त की अहम हेडलाइंस का।